So now we discuss एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे हमारे पास कूलम्स लॉ की अल्टरनेटिव फॉर्म गॉस थ्योरम होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, क्योंकि अभी तक हम यूज कर रहे थे बाइट-सेविट्स लॉ, तो उसकी एक अल्टरनेटिव फॉर्म है जिसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ के फॉर्म में यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। अब एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, पहले ये समझिए कि हम ये कहते हैं कि कोई भी करंट कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर है, चाहे करंट कैरिंग लूप है, चाहे सॉलिनॉइड टॉरॉइड, किसी भी तरह के करंट एलिमेंट्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं अपना। और एम्पियर ये कहता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई क्लोज्ड एम्पियरियन लूप कंसीडर करिए, क्लोज्ड एम्पियरियन लूप। वो एम्पियरियन लूप किस तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए? आर्बिट्ररी है, कैसी भी शेप का आप ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, सर्कुलर ले सकते हैं, ठीक उस फील्ड के अंदर इस तरह से लाइए एम्पियरियन लूप कि इस एम्पियरियन लूप के ऊपर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो ताकि आपके रिजल्ट लाने में आसानी मिले। पहला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस लूप के टेंजेंशियल हो। टेंजेंशियल का मतलब उसके साथ थीटा 0 डिग्री बना है, टेंजेंशियल हो और नॉन जीरो वैल्यू रखे, नॉन जीरो और कांस्टेंट वैल्यू। फील्ड के वो लूप टेंजेंशियल हो और नॉन जीरो वैल्यू रखे या कांस्टेंट वैल्यू रखे सपोज। दूसरी चीज, या फिर वो जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 डिग्री हो ताकि कोस 90 जीरो उसके, या टेंजेंशियल का मतलब थीटा 0 डिग्री हो ताकि कोस 0 कितना उसके 1 उसके, ठीक है। और फील्ड के लिए नॉन जीरो तो से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ सके। तीसरी चीज कि फील्ड क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स के ऊपर अगर फील्ड वेनिश हो जाए तो और भी अच्छा है। वेनिसिस इन सर्टेन रीजन मींस आप अपने एम्पियरियन लूप को इस तरह से कंसेप्चुअलाइज करेंगे, इस तरह से कंसीडर करेंगे, ऐसी कंसीडरेशन ज्योमेट्रिकल आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए कि उस एम्पियरियन लूप को, उस क्लोज लूप को कंसीडर करने से, सपोज ये मैंने कोई सरफेस की कोई बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे अगर ये मैं लूप कंसीडर कर लेता हूं, ये लूप ले सी कहते हैं इसको। अब इसकी ओरिएंटेशन आपने इस तरह से चूज करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है उस मैग्नेटिक फील्ड में कि फील्ड के वो लूप टेंजेंशियल हो जाए और नॉन जीरो वैल्यू रखे, कांस्टेंट वैल्यू, जिस कांस्टेंट वैल्यू को हम निकाल सके, या फिर फील्ड के वो लूप कैसा हो, परपेंडिकुलर हो ताकि cos 90 जीरो उसके, या फिर वेनिश करे। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपके पास हो जाए तो वो आपको फील्ड निकालने के लिए एक एम्पियरियन लूप, एक प्रॉपर लूप हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे सोलेनॉइड को केस, तो सोलेनॉइड के केस में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। जब उस सोलेनॉइड को हम तोड़ेंगे तो कुछ करंट्स अपवर्ड आएंगे और लोअर पोर्शन के अंदर करंट कैसे जाएंगे, इनवर्ड जाएंगे, और जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एक्सिस के लॉन्ग आएगी, वो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी देखेंगे और लॉन्ग डिस्कशन है उसके अंदर। तो हम यहाँ पे एक लूप मान लेंगे, ये लूप, इस लूप को मान दिया P, Q, R और S। अब क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, और ये लूप माना तो ये लूप की ये जो PQ पोर्शन है ये इस लूप के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, मींस कैसा है, टेंजेंशियल है, मींस इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात कि ये वाला जो पोर्शन है QR इस लूप का, ये इस फील्ड के कैसे, राइट एंगल पे, ऐसे ही SP भी कैसे है, राइट एंगल पे, तो ये दोनों कैसे हो गए, राइट एंगल पे, ये वाला भी कैसे हो गया, राइट एंगल पे, दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तीसरा जब हम बाद में देखेंगे यहाँ पे जो आउटसाइड फील्ड है एक नॉमिनल वीक फील्ड होता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो 0 होता है, तो ये तीसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है।
जरूरी नहीं कि हम रेक्टेंगुलर लें, हम कोई सर्कुलर लूप भी कंसीडर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमने किस तरह का करंट कॉन्फ़िगरेशन लिया। वैसे तो हम इसको अप्लाई तो किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पे कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल के, लेकिन इसको प्रेफर करते हैं हम किसके लिए, सिमेट्रिकल शेप के ऊपर। अब एम्पीरियल लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मान लीजिए सपोज हमने कोई एम्पीरियल लूप लिया, ठीक है, तो क्योंकि वो किसी करंट कॉन्फ़िगरेशन को एनक्लोज कर रहा होगा, तो उसके अंदर से जो करंट थ्रेड कर रहा है, एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, थ्रेड करने का मतलब एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, उसको कैसा कन्वेंशन दे, साइन कन्वेंशंस। अगर आपने लूप की ओरिएंटेशन की डायरेक्शन सपोज ये ले ली, जैसे कि ये शो कर रखा है, ठीक है, इसको क्लोज लूप मान लिया आपने सी, एम्पीरियल लूप। तो अगर मैं इस लूप को फील्ड की टेंजेंशियल लिखता हूं, तो इसका मतलब करंट इसका इस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, जो इस लूप की ओरिएंटेशन के अलग हो, क्योंकि लूप लिया, लूप में कम हेयर वर्ड यूज करते हैं, कम हेयर मतलब करंट ये, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो करंट इस डायरेक्शन के अंदर होगा, ये सपोज I1, तो ये तो पॉजिटिव दे दिया जाएगा, और दूसरा जो करंट है वो कैसे दे दिया जाएगा, नेगेटिव दे दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। ये आपके पास फील्ड हो तो ये वाला करंट इसको फील्ड को जनरेट कर रहा होगा या इसे आ रहा होगा, तो ये तो पॉजिटिव माना जाएगा, और ये वाला देखें तो इस लूप के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इस थंब के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो जो टोटल करंट थ्रेडिंग है वो कैसा लिखा जाएगा आपके पास, I1 तो कैसा लिख दिया जाएगा प्लस का, और I2 कैसा लिख दिया जाएगा माइनस का। लेकिन हर लूप हम अपोजिट ओरिएंटेशन के अंदर लेंगे, मींस इस तरह के ओरिएंटेशन में ले लिया अगर लूप को हमने, ये सपोज अब इसके अंदर वही करंट हमने ये ले लिया I1 और ये वाला ले लिया से I2, तो इसके केस में जो टोटल करंट थ्रेडिंग है वो लिखा जाएगा कि ओरिएंटेशन लूप की ये, तो ये वाला करंट तो पॉजिटिव और ये वाला कैसा नेगेटिव, तो I2 पॉजिटिव लिखा जाएगा और I1 कैसे लिखा जाएगा नेगेटिव। ये टोटल करंट थ्रेडिंग को बताएगा, टोटल करंट थ्रेडिंग द एम्पीरियन लूप, थ्रेडिंग द एम्पीरियन लूप I2। ये हमारे पास काम आएगा। अब हम स्टडी करना चाहते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट क्या है और उसको प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो करंट का, वो हम या तो फील्ड के रेस्पेक्ट में करंट ले लें या करंट के रेस्पेक्ट में फील्ड ले लें, वैसे भी निकाल सकते हैं। सपोज हमने वो करंट जो आपको दे रखे हैं, ये स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा सपोज, उसको अपनी ग्रास्पिंग में ले लिया राइट हैंड के में, ठीक है, इसको ऐसे ले लिया और थंब ओपन किया तो करंट ये डायरेक्शन थी। हम इस तरह से अपने कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ग्रास्प करें कि थंब हमारा पॉइंट कर रहा करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन क्या है, इधर की तरफ हमारा भी और इस लूप का भी, तो हमारा और इस लूप का दोनों सेम है, तो पॉजिटिव कन्वेंशन, तो इसको प्लस लिख दिया। अब I2 की बात करें, I2 को ग्रास्प किया तो I2 का करंट इधर की तरफ है, तो I2 को ग्रास्प किया इधर की तरफ, तो हमारी ओरिएंटेशन ये और लूप की ओरिएंटेशन उसके अपोजिट है, तो इसको कैसे कन्वेंशन देंगे, नेगेटिव। ऐसे इसके अंदर लिया, सपोज इस कंडक्टर को पढ़ा हमने ऐसे, ठीक है, तो लूप की ओरिएंटेशन होनी चाहिए, लेकिन लूप की ओरिएंटेशन उसके अपोजिट है, तो इसको लिखा था माइनस I1 वाले को, और इसको लेते हैं करंट को ऐसे, तो ओरिएंटेशन सेम है, तो इसको कैसे लिख दिया, प्लस लिख दिया I2 को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर लूप का ओरिएंटेशन आपके कंडक्टर के कारण से जो फील्ड जनरेट होता है उस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव उस करंट को लेंगे, और अगर उस करंट के कारण से जो फील्ड जनरेट होता है वो फील्ड के अंदर जो एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन है वो आपके फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो उसको नेगेटिव ले लें। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं हम एम्पियर सर्किट लॉ की। एम्पियर सर्किट लॉ एक्चुअली एम्पीरियल लूप में मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए यूज किया जा सकता है, एम्पीरियल लूप लेकर के किसी मैग्नेटिक फील्ड करंट कॉन्फ़िगरेशन के मैग्नेटिक फील्ड को। इसको स्टेटमेंट ये कहती है कि भाई लाइन इंटीग्रल का मतलब B डॉट dl, मींस उस लूप के ऊपर एक एलिमेंट आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड का अगर वहां उस लूप के अंदर लाइन इंटीग्रल ले लें और पूरे लूप को लेना है तो क्लोज लूप के लिए क्लोज का वर्ड लगा दिया, तो दैट इज इक्वल टू, अगर वैक्यूम में लिया है उस करंट कंडक्टर को, तो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट लूप। इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
or you can say magnetic induction, the line integral of the magnetic field intensity along a closed Amperian loop, closed Amperian loop C, loop को C नाम दे दिया, is equal to in space is equal to mu naught times the total current threading that loop, total current threading that loop. ठीक है, मीन्स आपने लाइन इंटीग्रल लेना है b डॉट dl और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं b dl cos थीटा। तो थीटा अगर टेंजेंशियल होगा तो 0 होगा, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा, या फिर वैल्यूज करोगे तीनों में से कोई कंडीशन होगी। फिर बात आती है कि टोटल करंट थ्रेडिंग, तो अगर आपने सपोज ये ओरिएंटेशन ले रखी किसी लूप की, ये वाली ओरिएंटेशन है इस लूप की, ठीक है, और इसके अंदर कुछ करंट जा रहे हैं, सपोज ये वाला करंट है I1, ये वाला करंट ऐसे I2, ये वाला करंट ऐसे I3, तो इन करंट को आप पकड़ लीजिए, ठीक, करंट को पकड़ा राइट हैंड में, तो थंब को ओपन कर दे, ये करंट इधर की तरफ है, ठीक है, ओके, तो इसका फील्ड भी तो एम्पीरियल लूप की ओरिएंटेशन भी तो वही है, तो सेम हो गया, तो इसको I1 को कैसे लिखेंगे प्लस, इस करंट को पकड़ते हैं तो एम्पीरियल लूप के अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस, इसको पकड़ते हैं तो एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन में इसको लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पे जो टोटल करंट थ्रेडिंग इसके लिए लिखा जाएगा दैट विल बी प्लस I1 माइनस I2 प्लस I3, ठीक है। अब आपने कोई भी एम्पीरियल लूप अगर कंसीडर कर लिया किसी भी शेप का, PQRS शेप, रेक्टेंगुलर शेप का ले लिया आपने, तो आपने उसका लाइन इंटीग्रल लेना, पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखना है b डॉट dl लिखना है, उसका क्लोज लूप के ऊपर इंटीग्रल निकालना है और वो म्यू नॉट I p के बराबर लिखना है। ये किसके अंदर फ्रेंड, वैक्यूम के अंदर। और अगर कोई मीडियम हो तो मीडियम की जो परमेबिलिटी लिखी जाती है इन मीडियम, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर लिखा जाएगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर और इनटू IT। ये आपके पास एम्पीयर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट होगी। जैसे दिस इज व्हाट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड एम्पीरियल लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट लूप। हमारे पास सिलेबस के अंदर इसकी स्टेटमेंट है। प्रूफ की अगर बात करना चाहे तो प्रूफ हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में नहीं, सिलेबस में केवल स्टेटमेंट और इसकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन भी हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर के लिए और सोलेनॉइड और टॉरॉइड के लिए एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। So now we use the Ampere circuit law to find the magnetic field intensity due to an infinitely long straight thin wire. तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जो एम्पीयर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट यूज की जाती थी वही होती थी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड एम्पीरियल लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट लूप। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई थिन वायर है और से उसका क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है और उसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है से I, और उसके कारण से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट P के ऊपर जो कि उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से R के ऊपर है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं। नो डाउट आपको पता है पहले राइट हैंड रूल स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बेस्ट ऑफ लक, करंट थंब से मैग्नेटिक फील्ड विंग एज द फिंगर्स यहाँ कैसे जाएगी इनवर्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा इनवर्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्लोज लूप के अंदर होगा, यहाँ से फील्ड लाइंस इनवर्ट जाएंगी और यहाँ से फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी आउटवर्ड। तो इसका मतलब ये इसके अंदर पूरे कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड होंगी, इधर की तरफ फील्ड इनवर्ड और यहाँ आएगा फील्ड आउटवर्ड। अगर एम्पीयर सर्किट लॉ अप्लाई करना है तो हमें एक क्लोज्ड एम्पीरियल लूप कंसीडर करना पड़ता था, तो यहां भी हम एक एम्पीरियल लूप मान लेते हैं।
से ये डिस्टेंस अगर आर है तो इस फील्ड के अंदर ये एम्पीरियल लूप मान लिया हमने, सही, इसको हम नाम दे देते हैं सी। इस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए, जो पॉइंट यहाँ पी है, ये को एनक्लोज करते हुए, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, और इस लूप की जो ओरिएंटेशन है वो इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, फील्ड की डायरेक्शन, ताकि टेंजेंशियल। तो अगर हम फील्ड देखें तो फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मानते हैं तो ये टेंजेंट होगी, और एलिमेंट दिया डीएल, तो बी और डीएल दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बी के जो डीएल है, जो एलिमेंट है, वो कैसा हो गया, टेंजेंशियल हो गया। तो पहली वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, और क्योंकि इससे अगर इक्वल डिस्टेंस से यहाँ जाए फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, तो इसका मतलब नॉन जीरो और कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी। तो इसके लिए हम क्लोज लूप के लिए एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करें तो क्या वैल्यू होगी बताइए, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल, बी डॉट डी एल को हम एक्सपेंड करें तो बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट फ्लेटिंग कितना है, दैट आई टी इज व्हाट, देखिए करंट मानते हैं तो फील्ड की ओरिएंटेशन भी यही है, तो इसका मतलब इस आई टी को कैसे लिखेंगे, प्लस आई, तो प्लस आई लिख दिया हमने। अब यहाँ पे थीटा क्योंकि कितना है 0 डिग्री, तो इसको लिख दिया क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल और कोस 0, और आपको पता है कोस 0 होता है 1, सो दैट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल और कोस 0 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हम यहाँ b को बाहर लेते हैं, क्यों ले बाहर, क्योंकि b कैसा है, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, क्योंकि बराबर वैल्यू डिस्टेंस के ऊपर कैसे वैल्यू आएगी, बराबर वैल्यू आएगी। तो b को कैसा लिख दिया, नॉन जीरो कांस्टेंट था तो इसलिए बाहर भी आ गया, क्लोज्ड लूप dl के और म्यू नॉट आई। अगर आपने ये लूप माना था और इस लूप के अंदर कोई छोटा सा एलिमेंट है जैसे dl, वैसे कई सारे एलिमेंट हो गए dl dl dl, उन सब का जोड़ करोगे तो किसके बराबर आएगा, क्लोज इंटीग्रल dl दैट इज इक्वल टू 2 पाई इनटू द रेडियस, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, रेडियस आपने यहां मान ली तो 2 पाई इनटू r, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा b इनटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट i, क्योंकि हमारे पास क्लोज इंटीग्रल dl का यहाँ पे सर्कुलर लूप है तो 2 पाई r सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा, और हमने इस रिजल्ट को इस तरह से लिख दिया था b इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट i था भाई, ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई, ओके, एंड i बाय r, इसको ऐसे लिख दिया, और इसको 4 पाई फैक्टर बना लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10 टू पावर -7 होता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 पाई से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइड किया तो ये हो गया 4 पाई, सॉरी 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया, तो म्यू नॉट ओवर क्या आ गए 4 पाई 2 से, तो मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ओवर r, ठीक है, और यही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता था ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 फैक्टर सेम है, दैट इज b यहाँ पे कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जैसे जैसे इस कंडक्टर से दूर जाते जाएगी फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और r की वैल्यू सेम होगी तो फील्ड क्या होगा, सेम, तो अगर r अगर आपके पास सेम है तो b भी कैसा आएगा, सेम, और b सेम का मतलब जो सिमेट्री होगी, कैसी सिमेट्री आ जाएगी, दैट सिमेट्री विल बी द सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अब हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी आते हैं, और वो रिलेटेड टू थिन वायर नहीं ले रहे हैं, बट आपके पास एक फाइनाइट क्रॉस सेक्शन का वायर है जिसके अंदर एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो कर रहा है, तो वो हम देख लेते हैं। सो सेकंड जो एप्लीकेशन में हम वायर थिन की बजाय हमारे पास यूज कर लेते हैं कि कोई फाइनाइट क्रॉस सेक्शन का वायर है, सो थिक वायर है और इनफाइनाइट है सपोज, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये मान लीजिए हमने कि एक वायर मान लिया, थोड़ा बड़ा साइज इसका इसलिए दिखा है ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और इसकी जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने r मान ली, और ये सपोज इसका एक्सिस है, और इसके अंदर से जो टोटल करंट थ्रेड कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर थ्रेड कर रहा है, और टोटल करंट से I है,
ओके, इसके बाद इसके कारण से हमें फील्ड निकालना किसी पॉइंट पे। तो हम ये देखते हैं कि अगर जो डिस्टेंस इसका इस एक्सिस से अगर इक्वल टू कैपिटल आर ले लें तो सरफेस पे आ जाएगा, बाहर लेंगे तो आउटसाइड, आर ग्रेटर देन आर तो आउटसाइड, लेस देन आर इनसाइड, और आर इक्वल टू आर तो सरफेस पे। तो हमारे पास पहले हम केस ले लेते हैं आउटसाइड का। तो जो पॉइंट पी आपके पास आउटसाइड लाई करे तो आपको एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। ये एम्पीरियन लूप ले लेते हैं, आप ज्यादा पॉइंट दूर नहीं लेते, ये ले लेते हैं सपोज। ये आपने एम्पीरियन लूप ले लिया पॉइंट पी, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ये हो गया स्मॉल आर। ठीक है, जबकि आपको स्मॉल आर किससे ज्यादा हो गया, कैपिटल आर से ज्यादा हो गया। तो जब इस लूप की बात करेंगे तो इस लूप के अंदर आप एलिमेंट कंसीडर करोगे डीएल, और जो फील्ड की डायरेक्शन है, देखिए करंट ये तो फील्ड की डायरेक्शन भी, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल है दोनों की किस में डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन के अंदर होगी, और डीएल दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर, मतलब दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, मींस बी इज टेंजेंशियल टू द लूप, योर डीएल दोनों ही। तो आप पहले अप्लाई करते हैं जब पॉइंट आपके पास लाई करता है आउटसाइड, पॉइंट P lies outside means small r greater than capital R। तो एम्पीयर सर्किट लॉ अप्लाई करिए इस लूप पे, B डॉट dl म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रेडिंग, क्योंकि इस लूप के अंदर सारा का सारा करंट कितना I है वो क्या कर रहा है, थ्रेड कर रहा है, और दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं क्लोज इंटीग्रल B dl cos थीटा cos 0 1 लिख दूंगा म्यू नॉट I। अभी जो रिजल्ट निकाला था वही सेम रिजल्ट आ जाएगा, क्लोज लूप B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और ये हो जाएगा B बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और इंटीग्रल dl आपके पास किसको बताएगा, बताइए क्लोज लूप के लिए 2 पाई टू द रेडियस सर्कमफ्रेंस को बताएगा इस लूप की, और इस लूप की सर्कमफ्रेंस कितनी है b इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल r, क्योंकि लूप की लेनी है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और एलिमेंट भी इसी के ऊपर लिया था, तभी उनका जो सम करेंगे 2 पाई आ जाएगा म्यू नॉट I। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई और I बाय r। ठीक है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई बना लीजिए, म्यू नॉट ओवर 4 पाई और ट्वाइस ऑफ I बाय r। तो इससे ये पता चला कि b अगर किसी आउटसाइड पॉइंट पे देख ले तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके r में, इस फील्ड की वैल्यू कैसे होगी, डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी आपके पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फील्ड जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा हो, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट P lies on the surface, P lies on surface, सरफेस का स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो इस पे सीधी रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू आई थी हमारे पास, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R लिख देते हैं, तो B इज इक्वल टू कितना होगा, सरफेस के ऊपर म्यू नॉट ओवर जो वैल्यू आई थी म्यू नॉट ओवर 4 पाई और 2I बाय R, स्मॉल r की जगह कितना रखना है, कैपिटल R रख देना, तो B सरफेस पे हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I बाय कैपिटल R, और कैपिटल R तो जो रेडियस क्रॉस सेक्शन में फिक्स है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसे होगी, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात कर लेते हैं कि अगर पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा हो, इनसाइड लाई कर रहा हो, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा हो, इनसाइड लाई कर रहा हो, मींस आप ये मान लीजिए तो ये आपका सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, और पॉइंट P यहाँ लाई कर रहा है, और ये आपके पास एम्पीरियन लूप हो गया, ये आपका स्मॉल r। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो करंट थ्रेड कर रहा है, क्योंकि बाकी पोर्शन इसके अंदर रहा नहीं, तो करंट थ्रेडिंग तो केवल इस पोर्शन का रहेगा। तो आपने कहा था कि जब आपके पास ये पूरा क्रॉस सेक्शन था पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, ठीक, करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया यहाँ पे, तो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर एरिया के अंदर तो करंट कन्फाइंड था I टोटल, यूनिट एरिया के अंदर कितना होगा I बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर, और हमें कितने एरिया के अंदर लेना है, इसका जो एरिया आएगा कितना आएगा पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर के अंदर करंट कन्फाइंड हो जाएगा, यूनिट मेथड लगा रहे हैं हम लोग, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो ये कट गया पाई से पाई, तो इसका मतलब जो करंट है इसको हम सपोज I डैश बोल देते हैं।
ठीक है। सो आई डैश दैट इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर स्केयर बाय कैपिटल आर स्केयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास करंट ट्रेडिंग ही होगा। तो आपने कहा कि 4.P ये केस का सेकंड, केस थर्ड, व्हेन P lies inside conductor means point small r less than capital R। तो then I dash हमने निकाला कितना, I into small r square by capital R square। ठीक है, तो आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गया था। इसके साथ में लिखना है, वो समझाने के लिए मैंने थोड़ा दूर लिख दिया था। अब इस पे अगर एम्पियर सर्किल अप्लाई करते हैं तो कितना लगेगा बताइए, बी डॉट बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई टी कितना होगा, आई डैश। अब म्यू नॉट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ मटेरियल है और मटेरियल की परमेबिलिटी कितनी बोलते हैं हमने म्यू, और म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर और इंटू आई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे एम्पिरिकल लूप पे वही, जब एलिमेंट आपने माना तो बी और डी एल दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर, थीटा कितना हो गया, वही अगेन 0 डिग्री। ठीक है ना, तो कोस 0 बंद हो जाएगा। तो सीधा इसको मैं लिख दूं डी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर और आई डैश के लिख दी आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लेंगे तो बी और ये इंटीग्रल आ गया 2 पाई, सॉरी इंटीग्रल डी एल हो गया, और म्यू नॉट म्यू आर और आई इंटू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दिया हमने 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिवीजन में कर देते हैं तो आपके पास ये आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बताइए ये 2 पाई आर नीचे आएगा तो 2 पाई, ठीक है, और इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। और आपके पास ये स्मॉल आर स्क्वायर का एक ही स्मॉल आर से कट जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर ओवर 2 पाई, ठीक है, और इंटू आई और इंटू आर और y कितना भाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, जो टोटल करंट फ्लो कर रहा था इसके अंदर, आर रेडियस कोएफिशिएंट फिक्स, ये फैक्टर भी फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो है, अगर इसको 4 पाई बनाना चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले, और b इज इक्वल टू, इसको के बाद ये नंबर आ गया था 4, और इसको आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और यहाँ पे 2i कर दीजिए, 2i r ओवर r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये इनसाइड निकाला तो b इनसाइड क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब इस एक्सिस से जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम होगी यहाँ पे सरफेस पे, और आउटसाइड फिर क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहे, प्लॉट करना चाहे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि सपोज आपके पास ये मानी सरफेस का मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये था आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड, और ये आर लेस देन आर इनसाइड। ठीक है, और ये फील्ड ले रहे, तो फील्ड यहाँ जैसे इनसाइड से बढ़ते जाएंगे सरफेस की तरफ, तो वैल्यू क्या करती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बढ़ती जाएगी, सरफेस पे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही स्मॉल आर की जगह अगर कैपिटल आर रख दे तो कैपिटल आर का एक आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 2i बाई आर सेम फैक्टर आ जाएगा। तो अगर आप इसको सरफेस पे लगाना चाहो तो बी एट द सरफेस के लिए क्या कंडीशन होगी, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो अगर रखोगे बी एट द सरफेस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर ओवर 4 पाई, और ये 2i बाई आर स्क्वायर, और इनटू कैपिटल आर की स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया, तो एक ही कट गया ना, तो वही सेम फैक्टर आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i बाई आर मैक्सिमम वैल्यू। तो सरफेस पे कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, और धीरे धीरे सेंटर से और सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये आ गई सरफेस के ऊपर वैल्यू, और ये था इनसाइड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड क्या आ रही है, डिक्रीज हो रही है विद आर, ये आ गया आउटसाइड। सो दिस वाज द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिक वायर। ये आपके पास, इसको अगर रेडियस ये दे करके भी पूछ ले तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्टिवेशन टोरॉइड और सोलेनॉइड बाद में डिस्कस करेंगे।